हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग गुलाम वंश के कुछ ऐसे शासकों का अध्ययन करेंगे जो कम चर्चित रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप किए जाते हैं। और जब तक आप इस शासकों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे का जो कॉन्सेप्ट है वह समझने में दिक्कत होगी, यानी कि पूरी तरह से वह क्लियर नहीं होगा। कहने का मतलब है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था ऐबक के बाद महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया महत्वपूर्ण शासक रही है 1240 ईस्वी तक। लेकिन 1240 से लेकर के 1265 ईस्वी तक, अर्थात बलबन के टाइम तक के समय में कुल 3 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। अर्थात रजिया के उत्तराधिकारी के रूप में कहीं न कहीं रजिया के भाई या रजिया के ही भतीजा सुल्तान बने हैं। लेकिन इन सुल्तानों के कार्यकाल को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं रजिया महत्वपूर्ण शासिका, और रजिया के बाद जो बलबन है वो महत्वपूर्ण शासक है। लेकिन उसके बीच में 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका कार्यकाल है 1240 से 1242 ईस्वी। दूसरा है अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका कार्यकाल है 1242 से 1246 ईस्वी। और तीसरा महत्वपूर्ण शासक है नासिरुद्दीन महमूद, जो 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासक रहा है। तो इन 3 शासकों के समय में कैसी राजनीतिक गतिविधियाँ, कैसी राजनीतिक षड्यंत्र, कैसी राजनीतिक भूचाल आया कि एक बार फिर से एक नए व्यक्ति बलबन के द्वारा सत्ता चली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 ईस्वी। जैसा कि रजिया पढ़ाते समय हमने बताया था कि जो ही रजिया सिंध, मुल्तान और गजनी के क्षेत्रों के विद्रोहियों के दमन हेतु दरबार से बाहर जाती है, उसी वक्त 1240 में ही बहराम शाह यानी कि मुइजुद्दीन बहराम शाह अपने कुछ तुर्क सरदारों के सहयोग से शासन सत्ता को प्राप्त कर लेता था। और उसमें जो महत्वपूर्ण शासक, जो इसका महत्वपूर्ण सहयोगी होता है, वह होता है नायब ए मुमलकत के पद पर जो आरूढ़ होता है, उसका नाम होता है ऐतगीन। यानी ऐतगीन के सहयोग से तथा ऐतगीन के गुट के जो सरदार होते हैं उनके सहयोग से ही मुइजुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बनता। और यहीं पर जो चालीसा के सरदार हैं, जिस चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने अपने शासन कार्यों के संचालन में सहयोग के लिए गठित किया था, वही चालीसा का दल अब कहीं न कहीं सुल्तानों के लिए सरदर्द बन गए। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले रजिया जो तुर्क सरदारों की बातों को इग्नोर कर रही थी, उन्हें आदेश दे रही थी, इसलिए वे रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करके एक दूसरे शासक, जिसका नाम होता मुइजुद्दीन बहराम शाह, और यह इल्तुतमिश का पुत्र होता है, इसे तो सुल्तान बना देते हैं। लेकिन एक नए पद का सृजन करते हैं जिसका नाम होता है नायब ए मुमलकत। यानी कि एक नए पद का सृजन कर देते हैं जिसका नाम होता है नायब या नायब ए मुमलकत। और कहीं न कहीं सुल्तान की बहुत सारी शक्तियों को नायब के हाथों में सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नायब के पद का सृजन, नायब के पद का गठन किस शासक के शासनकाल में किया गया और इसका उद्देश्य क्या रहा। तो इसका गठन मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में किया गया, और इसका उद्देश्य ही था कि सुल्तान की अधिकांश शक्तियाँ नायब के हाथों में चली गई थी। और सबसे पहले रजिया के खिलाफ जो षड्यंत्र करता था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन ही सबसे पहले नायब ए मुमलकत के पद पर बैठा। लेकिन मुइजुद्दीन बहराम शाह को ये तुर्क सरदार सोचते थे कि ये बहुत ही सीधा साधा है, और जैसा हम कहेंगे, यानी कि तुर्क सरदार जैसा कहेंगे वैसा सुल्तान करेगा। लेकिन मुइजुद्दीन बहराम शाह इन तुर्क सरदारों की चालाकियों को भांप गया और वह इनको शासन सत्ता से दूर करने का भी प्रयास करने लगा। और इसी श्रृंखला में जल्द ही इख्तियारुद्दीन ऐतगीन की मुइजुद्दीन बहराम से काफ़ी दूरियां बढ़ने लगी, यानी दोनों में काफ़ी खटास हो गया। और अंततः मुइजुद्दीन बहराम शाह ने एक षड्यंत्र करके ऐतगीन की हत्या करवा देता है। जैसा कि हमने लिखा है, पहला नायब ऐतगीन बनता है, लेकिन जल्द ही ऐतगीन और मुइजुद्दीन बहराम शाह के बीच खटास पैदा हो जाती है, और षड्यंत्र करके मुइजुद्दीन बहराम शाह ऐतगीन की हत्या करवा देता है। यही हमें याद रखना है कि सबसे पहले इसी ने षड्यंत्र किया था रजिया के खिलाफ, और नायब का पद बनाने में इसी का हाथ था। और इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को ही अब मुइजुद्दीन बहराम शाह इसे दूर करना चाहता है, इससे अपने को अलग रखना चाहता है, और इन्हीं विरोधाभासों में उसने ऐतगीन की हत्या करवा दी। और आगे चल करके अब वह बदरुद्दीन शंकर रूमी को अपना नायब ए मुमलकत या नायब बनाता है। अब कहीं न कहीं सत्ता के 3 प्रमुख अंग हो जाते हैं। एक होता है सुल्तान, एक होता है नायब ए मुमलकत, और तीसरा होता है
वजीर। तो तीन मिल करके पूरे शासन सत्ता का संचालन करते हैं और कहीं ना कहीं इन तीनों में अपनी शक्ति को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के कहीं ना कहीं तीनों में विरोधाभास हो जाता है, तीनों में एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। आगे चल करके बदरुद्दीन शंकर रूमी से भी मोइजुद्दीन बहराम शाह की नहीं बनती है और कहीं ना कहीं इसी समय उसका जो वजीर होता है मुहज्जबुद्दीन तथा किसलू खां, इसके जो वजीर होते हैं मुहज्जबुद्दीन तथा इसका जो नायब होता है बदरुद्दीन शंकर रूमी, ये तीनों मिल करके अब कहीं न कहीं सुल्तान को ही हटाना चाहते हैं, यानी सुल्तान से ही वह मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी बीच में 1241 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में मंगोल आक्रमण भी होते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय कि इसी के समय में नायब के पद का गठन किया गया और सबसे पहले नायब अदगीन को बनाया गया, फिर सुल्तान तथा नायब में नहीं बनी तो सुल्तान ने बदरुद्दीन शंकर रूमी को नायब बनाया। लेकिन अभी भी नायब तथा सुल्तान के बीच सही सामंजस्य नहीं चल रहा था और इसी बीच कहीं न कहीं वजीर मुहज्जबुद्दीन तथा जो नायब है बदरुद्दीन शंकर रूमी, आगे चल करके कहा जाता है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह ने अपने द्वितीय नायब बदरुद्दीन शंकर रूमी की भी हत्या करवा देता है। बदरुद्दीन शंकर रूमी की भी हत्या करवा देता है जब मंगोल आक्रमण उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर हुआ था। उसके बाद कहीं न कहीं मुइजुद्दीन बहराम शाह के खिलाफ अब उसके वजीर तथा उसके नायब उसके ही खिलाफ षड्यंत्र करने लगे थे, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका आगे चलकर होती है। उसी का वजीर होता है मुहज्जबुद्दीन तथा किसलू खां द्वारा एक षड्यंत्र किया जाता है और षड्यंत्र करके मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या करवा दी जाती है। और एक बार कहा जाता है कि किसलू खां स्वयं सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन कुछ तुर्क अमीरों के द्वारा, कुछ तुर्क सरदारों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और आगे चल करके फिर इल्तुतमिश के ही पौत्र यानी इल्तुतमिश का जो पुत्र होता है अलाउद्दीन मसूद शाह, उसी को सुल्तान बनाया जाता है। तो इसका फ्रेंड्स ये शासक था, इसका शासनकाल भी बहुत कम था, 1240 से 1242 ईस्वी तक जो मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसके समय की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी के समय नायब के पद का सृजन किया गया, नायब के पद का गठन किया गया। अब इसके बाद जो सुल्तान बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल 1242 से लेकर के 1246 ईस्वी। कहीं न कहीं मुइजुद्दीन बहराम शाह से कुछ ज़्यादा समय तक किसने शासन किया, यानी कि 1242 से 1246 ईस्वी तक किसने शासन किया, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसको हमें याद रखना है कि यह मसूद शाह के नाम से प्रसिद्ध था। ये था कौन, तो ये रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज कौन था, आपको याद होगा कि रजिया के सुल्तान बनने से पूर्व रुकनुद्दीन फिरोज ने ही अपनी माता शाह तुर्कान के सहयोग से शासन सत्ता रजिया से ज़बरदस्ती छीन ली थी। तो उसी का पुत्र है ये अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और यह इल्तुतमिश का पौत्र था। अब हम देखते हैं कि कहीं न कहीं षड्यंत्र करके किसलू खां जो स्वयं सुल्तान बनना चाहता था, लेकिन तुर्क सरदारों के द्वारा, तुर्क अमीरों के द्वारा, चालीसा के जो सरदार थे वे ये सहमति बनाते हैं कि नहीं, ऐसा गलत है और किसलू खां को सुल्तान के रूप में कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए इल्तुतमिश के वंशज के उसके पुत्रों को या उसके पौत्रों को ही सुल्तान बनाना स्वीकार किया गया और इसी श्रृंखला में अब अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बना। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इसने यहाँ पर भी नायब और सुल्तान के बीच जो द्वंद्व चल रहा था वह अभी भी चलता चला जा रहा था। और इस श्रृंखला में अब अलाउद्दीन मसूद शाह ने कुतुबुद्दीन हसन को अपना वजीर बनाया तथा वजीर मुहज्जबुद्दीन को अपना बनाया इसने, यानी कि अभी भी वजीर, नायब मुमलकत या नायब और सुल्तान, तीन लोगों में सत्ता का केंद्रीकरण चल रहा था। यानी कि पूरी सत्ता तीन लोगों के माध्यम से, प्रशासन तीन लोगों के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। एक सुल्तान था, दूसरा नायब था, तीसरा वजीर था। और कहीं न कहीं सुल्तान तथा नायब या सुल्तान तथा वजीर में खटास पैदा हो जाती थी और यही घटनाक्रम कहीं न कहीं अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में भी हुई। इसने कुतुबुद्दीन हसन को अपना नायब बनाया तथा मुहज्जबुद्दीन को अपना वजीर बनाया तथा इसी समय अब आगे चल करके धीरे धीरे एक नए व्यक्ति का आगाज़ होता है जिसका नाम होता है बलबन। कहीं न कहीं दरबारी गतिविधियों से तुर्क सरदारों, अमीरों तथा सुल्तान के बीच जो गतिविधियां चल रही थीं उनसे वाकिफ़ हो जाता है बलबन और बलबन द्वारा ही
अब धीरे धीरे नासिरुद्दीन महमूद तथा उसकी माता से मिल करके, यानी मुहज्जिबुद्दीन उसके वजीर को भड़काता है, उसके नायब को भड़काता है, कौन, बलबन, तथा अवसर देकर इसने जो अगला सुल्तान बनता है नासिरुद्दीन महमूद, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद तथा उसकी माता को भड़का करके कि हम इसके स्थान पर, यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को अगर सुल्तान बना दें तो कितना अच्छा होगा। तो इसी श्रृंखला में बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को तथा उसकी माता को तथा कुछ और तुर्क सरदारों को लेकर के एक षड्यंत्र रचता है और मुइज़ुद्दीन मसूद शाह को हटा करके नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है और मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को कैद कर लेता है। आगे चल करके इसकी हत्या कर दी जाती है। तो फिर इस प्रकार फ्रेंड्स अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में वही गतिविधियाँ संचालित होती रहीं जो कहीं न कहीं मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के समय नायब के पद को लेकर के चल रहा था। कहने का मतलब है कि मुइज़ुद्दीन बहराम शाह से लेकर के अलाउद्दीन मसूद शाह तक के लिए सबसे बड़ी समस्या वो नायब का पद था और वही चालीसा के सरदार थे जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। ये चालीसा के सरदार, 40 सरदारों का जो समूह था वही सुल्तान के खिलाफ कहीं न कहीं कूटनीतिक षड्यंत्र रचते थे, साजिश रचते थे, सुल्तान को परेशान करते थे और जिसे चाहते थे अपनी सुविधा के अनुसार उसे ही सुल्तान बनाते थे। तो आगे चलकर हम लोग तीसरे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह इल्तुतमिश का पौत्र था। इससे संबंधित, नासिरुद्दीन महमूद से संबंधित थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं में, इसलिए यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन की श्रृंखला दिखाई दे रही है। ये कौन था? नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र था, यानी कि जिसके याद में नासिरुद्दीन महमूद नाम से, मोहम्मद नासिरुद्दीन नाम से उसका जो पुत्र था उसी का कहीं न कहीं यह नासिरुद्दीन महमूद पुत्र हुआ करता था और यह इल्तुतमिश का पौत्र था। इसका स्वभाव के बारे में अगर चर्चा की जाए तो यह उदार, शांतिप्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, यानी कि काफ़ी उदार था। जैसा कि मुइज़ुद्दीन बहराम शाह काफ़ी कट्टर शासक था, इसका किसी भी नायब से, किसी भी वजीर से इसका बनता नहीं था। लेकिन आगे चलकर जो ये शासक होता नासिरुद्दीन महमूद, इसकी प्रवृत्ति जो है वो काफ़ी उदार, यानी काफ़ी सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति है। शांतिप्रिय, यानी कि विरोध, लड़ाई झगड़े, षड्यंत्र, इन चीज़ों से यह दूर रहता था। और तीसरी बात थी, यह धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, धर्म से इसका काफ़ी जुड़ाव था। ये कुरान पढ़ा करता था। कहा जाता है कि कुरान की आयतों की नकल करता था। ये कुरान को बहुत ही सुरीले स्वरों में पढ़ा करता था, कुरान की आयतों की नकल करता था, उसको हाथों से लिखता था, बड़े ही सुंदर अक्षरों में, उसकी हस्तलिपि बहुत ही सुंदर थी, इसलिए कुरान की आयतें जो हुआ करती थी उसको वह अपने सुंदर अक्षरों से लिखा करता था और उसी को मार्केट में बेच करके, उसी को बाज़ार में बेच करके वह अपने जीवन निर्वाह किया करता था। चूँकि जो दिल्ली का दरबार था वह काफ़ी षड्यंत्रपूर्ण हो चला था, इसलिए वह शासकीय गतिविधियों से थोड़ा सा दूर रह करके अपने शांतिप्रिय वातावरण में बैठ करके कुरान की आयतों को पढ़ता था, उसकी नकल करता था और उसी को बाजार में बेच करके उससे अपना जीवन निर्वाह करता था। एक विद्वान है मिनहाज-उस-सिराज, जिनकी रचना है तबक़ात-ए नासिरी, यानी नासिरुद्दीन महमूद पर ही उनकी पूरी रचना आधारित है, जिसका नाम है तबक़ात-ए नासिरी, और विद्वान है मिनहाज-उस-सिराज। मिनहाज-उस-सिराज का कहना है कि यह इतना धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इतने अक्षर, इतने सुंदर अक्षरों में यह इस लेख लिखा करता था कि लोग उसे काफ़ी मन से पसंद करते थे, उसे स्वीकार करते थे और उसी नकल की हुई आयतों को वह बाजार में बेचता था और जिससे उसका जीवन चलता था। आगे चल करके अब यहीं से देखा जाता है कि बलबन का राजनीतिक ताकत के रूप में उभरना, चूँकि बलबन के सहयोग से ही, बलबन के इशारे से ही कहीं न कहीं नासिरुद्दीन महमूद को सत्ता प्राप्त हुई थी और धीरे धीरे बलबन, चूँकि शासक जो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ये काफ़ी शांतिप्रिय शासक है, उदार शासक है, धार्मिक स्वभाव का शासक है, इसलिए बलबन जो काफ़ी कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था उसको राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने का पूरी तरह से अवसर प्राप्त हो जाता और वह धीरे धीरे कहीं न कहीं दरबार से जुड़ करके एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरना प्रारंभ हो जाता है। आगे देखा जाए तो इसकी सहयोग से, इसके कार्यों से प्रसन्न होकर के नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को अमीर हाजिब का पद दिया था। अमीर हाजिब यानी दरबारी शिष्टाचार, यानी दरबार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यों की देख रेख करना, उन्हें प्रेषित करना, लोगों को उन्हें बताना, इन सब चीज़ों से उसका जुड़ाव था, यानी कि अमीर-ए-हाजिब, ये में लिखा हुआ है, ये पद हुआ करता था अमीर-ए-हाजिब, जिसका हिंदी में अर्थ होता था दरबारी शिष्टाचार। यानी कि बलबन
की उपलब्धियों से, बलबन के सहयोग से, बलबन के कार्यों से प्रसन्न होकर के नासिरुद्दीन महमूद ने इसे अमीर ए हाजिब बनाया था, अमीर ए हाजिब के पद पर बैठाया था। और इतना ही नहीं, इसने बलबन को उलूग का उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद के समय अमीर ए हाजिब कौन था, तो ये बलबन था। और बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी नासिरुद्दीन महमूद को जाता है। यानी कि नासिरुद्दीन महमूद ने ही बलबन की उपलब्धियों से, बलबन के कार्यों से, बलबन के सहयोग से प्रसन्न होकर के उसे अमीर हाजिब तो बनाया ही, लेकिन उसके साथ ही साथ इसे उलूग खां की उपाधि भी प्रदान की थी। यानी बलबन को उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा प्रदान की जाती थी। अब बलबन भी नासिरुद्दीन महमूद से काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और नासिरुद्दीन महमूद से और भी नज़दीकी बढ़ाने के लिए बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर देता है। यानी नासिरुद्दीन महमूद जो इसमें सुल्तान होता है, उससे प्रसन्न होकर के जब नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि देता है, तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर देता है। और इससे अब कहीं न कहीं सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन के से, यानी कि नासिरुद्दीन महमूद और बलबन में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब यहीं से एक दूसरा षड्यंत्रपूर्ण माहौल बनता है कि इतनी नज़दीकियों को देख करके अब बाकी के जो तुर्क सरदार हैं वह बलबन के खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देते हैं। यानी बलबन के खिलाफ सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को यह भड़काना प्रारंभ कर देते हैं। और कहा जाता है कि इस षड्यंत्र का जो एक नेता होता है, यह भारतीय मुसलमान कहा जाता है। इसका नाम होता है इमानुद्दीन रैहान। इमानुद्दीन रैहान, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बलबन के खिलाफ नासिरुद्दीन महमूद को भड़काने वाला कौन सा षड्यंत्रकारी था, तो वह था इमानुद्दीन रैहान था। इसने बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को इतना भड़काया कि अब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बलबन को दरबार से दूर, यानी कि उसे अमीर हाजिब के पद से हटा करके दरबार से दूर हाँसी की एक एकता हुआ करती थी, हाँसी को पलायन कर देता है। यानी हाँसी का इक़्तिदार बना देता, हाँसी का सूबेदार बना देता है। किसको? बलबन को। एक बार फिर से कहीं न कहीं बलबन और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की जो करीबियाँ बढ़ती चली जा रही थी, उसको दूर करने में, षड्यंत्र करने में इमानुद्दीन रैहान का पूरी तरह से हाथ था। और बलबन एक बार फिर से सुल्तान का विश्वास जीतने के लिए वह सुल्तान के आदेश को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है और हाँसी की इक़्तिदारी को स्वीकार कर लेता है। लेकिन शीघ्र ही इमानुद्दीन रैहान के षड्यंत्र को नासिरुद्दीन महमूद भांप जाता है और फिर इमानुद्दीन रैहान को अपने दरबार से दूर करके एक बार फिर से बलबन की उसे याद आती है। यानी कि एक बार पुनः अब बलबन को हाँसी से बुला करके दरबार में वापसी किया जाता है। और अब बलबन जब वापस आता है दोबारा, तो उसका सम्मान और भी बढ़ जाता है। नासिरुद्दीन महमूद उसे अपना और भी करीबी बना लेता है और यहीं पर अब बलबन षड्यंत्र करके, कूटनीति करके इमानुद्दीन रैहान की हत्या करवा देता है। यानी कि वही इमानुद्दीन रैहान जो षड्यंत्र करके बलबन को नासिरुद्दीन महमूद से दूर किया था, हाँसी भिजवा दिया था। और बलबन ने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से इस घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए था और जो ही उसे अवसर मिलता है, उसे लगता था कि कहीं न कहीं सुल्तान मेरे बिना शासन संचालन करने में सक्षम नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं मुझे फिर दरबार में आने का अवसर प्राप्त होगा। और हुआ ही ऐसा, उसे सुल्तान ने उसे पुनः दरबार में बुलाया और अब जब बलबन वापस आता है तो वह षड्यंत्र करके इमानुद्दीन रैहान की हत्या करवा देता है। आगे चल करके इसी समय मंगोल नेता हलाकू का आक्रमण होता है भारत पर 1265 ईस्वी के समय। 1265 ईस्वी के समय मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण होता है और यहाँ बलबन द्वारा मंगोलों के आक्रमण से सुल्तान के साम्राज्य को बचाने में बहुत बड़ा सहयोग किया जाता है। यानी कि मंगोलों के आक्रमण को बलबन के द्वारा पूरी तरह से रोक दिया जाता है, उसके मंगोलों के आक्रमण का सामना किया जाता है। तो इससे नासिरुद्दीन महमूद और भी प्रभावित हो जाता है और आगे चल कर के हलाकू तथा बलबन के द्वारा संधि कर दी जाती है और कहीं न कहीं हलाकू के आक्रमण से नासिरुद्दीन महमूद अपने साम्राज्य को सुरक्षित महसूस करता है और हलाकू से बलबन के बीच या नासिरुद्दीन महमूद के बीच 1265 ईस्वी में संधि हो जाती है और एक बार मंगोल आक्रमण कहीं न कहीं रुक जाता है। मंगोल आक्रमणों से दिल्ली साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा प्रदान होती है और इसका श्रेय पूरी तरह से बलबन को प्राप्त होता है। आगे चल कर के अब बलबन नासिरुद्दीन महमूद यानी कि सुल्तान से इतना करीबी हो जाता है कि वह खुद सुल्तान बनने की
इच्छाएं रखने लगता है, उसका ख्वाब देखने लगता है। बलबन को लगता है कि मेरे के द्वारा ही मंगोल आक्रमणों का सामना किया गया और कहीं न कहीं दरबारी जो कार्य हो रहे हैं मेरे ही इशारे पर हो रहे हैं, इसलिए खुद बलबन के अंदर सुल्तान बनने की भावना उभरने लगती है। और आगे चल कर के अब बलबन चूँकि दरबार में इतना छा जाता है, पूरे दरबार में अब इसका कोई विरोधी नहीं रह जाता है और आगे चल कर के तुर्क सरदारों को अपनी तरफ मिला करके बलबन ने सुल्तान की हत्या करवा दी। इस चीज़ का वर्णन इब्न बतूता तथा इसामी ये दोनों विद्वान करते हैं कि आगे चल कर के बलबन को जो ही अवसर प्राप्त होता है वह नासिरुद्दीन महमूद जो उसका खुद का दामाद भी था, लेकिन बलबन के अंदर सुल्तान बनने की ऐसी उत्कंठा आती है, ऐसी भावना आती है कि वह सुल्तान बनने के लिए नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करवा देता है और 1265 ईस्वी में स्वयं सुल्तान बन जाता है। अब आगे चल कर के इन 3 सुल्तानों के बाद जब बलबन सुल्तान बनता है तो शासन प्रशासन में कुछ अनेक प्रकार की वह चेंजिंग करता है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो पुटअप किया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के दुतमिस रजिया तथा बलबन से पुटअप किया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं इन 3 सुल्तानों से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी न कभी जरूर उठाए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जब तक हम इन 3 सुल्तानों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें बलबन पूरी तरह से समझ में नहीं आता। तो इस बार फ्रेंड्स एक बार हम पुनः देखते हैं कि नायब के पद का गठन मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय हुआ। किस्लू खां तथा मुइजुद्दीन के द्वारा बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है षड्यंत्र करके। अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलबन का उदय होने लगता है धीरे धीरे। और काफ़ी कुछ घटनाएं, इल्तुतमिश का चूँकि पौत्र था, कुरान की आयतों की नकल करके जीवन निर्वाह करता था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और अमीर हाजिब तथा बलबन को उलू खां की उपाधि प्रदान करता नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन द्वारा अपनी पुत्री का विवाह भी नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया जाता है तथा बलबन के विरुद्ध एक भारतीय तुर्क षड्यंत्रकारी इमादुद्दीन रैहान का उदय होता है और अंत में बलबन तथा इमादुद्दीन रैहान दोनों के बीच षड्यंत्रपूर्ण माहौल चलता है जिसमें विजय आगे चल करके बलबन को प्राप्त होती है और बलबन इमादुद्दीन रैहान की पहले हत्या करवा देता है। और फिर सुल्तान का इतना विश्वस्त हो जाता है कि अवसर पाकर के और नासिरुद्दीन महमूद की भी हत्या करवा के स्वयं सुल्तान बन जाता है। तो इस पर फ्रेंड्स बहुत ही शॉर्ट में हमने इन तीनों सुल्तानों को लेकर के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का हमने प्रयास किया है। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं बलबन के लिए, बलबन के साथ बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो को जब आप बार बार सुनेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर हमारी आवाज़ आपको बहुत तेज़ लगती है, तेज़ यानी तीव्र स्पीड में लगती है, तो इसे आप अपने स्पीड से स्लो करके आराम से इसको सुन सकते हैं। और अपने कंसेप्ट को क्लियर जब तक नहीं करेंगे तब तक इतिहास आपको आगे का याद करने में आसानी नहीं होती। जो ही आप कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करके पढ़ते जाएंगे तो वो पूरी घटनाएं, वो सारी चीज़ें, राजनीतिक घटनाक्रम आपको याद होगा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। ओके, थैंक्स।